हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 साइंस ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हमने हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें आपका टॉपिक दिया है पदार्थ। पदार्थ के गुण और पदार्थ क्या होते हैं, इसकी प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हमने पढ़ लिए हैं 2 वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को। ठीक है, आज हम करेंगे पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपको यहाँ पर अंत तक बने रहना है, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो जो आपके पदार्थ होते हैं ये हमने देख लिया है कि क्या कहलाते हैं पदार्थ। अब पदार्थ जो है इनको पृथक्करण मतलब इसमें या तो कुछ अशुद्धि होती है या कुछ अतिरिक्त पदार्थ इनमें मिल जाते हैं, तो उनको किन किन विधियों के माध्यम से हम अलग कर सकते हैं, तो यही कहलाती हैं आपके पृथक्करण की विधियाँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। किसी मिश्रण में मान के चलिए कोई मिश्रण है, तो उसमें मिले हुए पदार्थों को अलग करना या पृथक करना ही आपका शुद्धिकरण या पृथक्करण कहलाता है। ठीक है, अब ये मिश्रण क्या होता है, तो इसके बाद जो हम सेशन रखेंगे उसमें हमारे तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपकी रासायनिक रूप से जो पदार्थ की विधियाँ होती हैं। ठीक है, भौतिक विधियाँ होती हैं ठोस, द्रव और गैस, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले अवस्था परिवर्तन। तो आपको गलनांक, क्वथनांक, संघनन बिंदु क्या होता है और हिमांक, ये चीज़ें भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके पृथक्करण की विधियों से ही संबंधित होते हैं। तो हमने जब हमारी भौतिकी की क्लास ली थी वहाँ भी आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अवस्था परिवर्तन होता क्या है, तो किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो ठोस को हम द्रव में कैसे बदलें, ठीक है, द्रव से हम ठोस में कैसे बदलें, या द्रव को गैस में बदलना या गैस को ठोस में बदलना, तो यही कहलाता है आपका अवस्था परिवर्तन। मतलब कोई पदार्थ मान के चलिए बर्फ़ है, तो बर्फ़ किस रूप में है, ठोस में। अब जब ये बर्फ़ पिघलेगी तो किस रूप में बन जाएगी, आपकी द्रव बन जाएगी। तो हुआ ना ठोस से द्रव में परिवर्तन, तो यही कहलाता है कि जब कोई पदार्थ एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो वही आपका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। चूँकि अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता, मतलब टेम्परेचर नहीं बदलता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, और जो पदार्थ के अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है वो भी नहीं बदलती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो बदल जाती है। तो अब आपको पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब जो अवस्था परिवर्तन है इसमें सबसे पहला बिंदु आता है आपका गलनांक। तो गलनांक तो सभी ने सुना होता है, लेकिन जो द्रवण है वो नहीं सुना होता। कभी कभी द्रवण या द्रवणांक दे देते हैं तो आप ऑप्शन गलत करके आ जाते हैं। तो गलनांक का मतलब होता है द्रवण या पिघलना। क्या कहलाता है, पिघलना। जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ किस रूप में है, ठोस में है, और पिघलेगी तो क्या बन जाएगी, आपकी जल बन जाएगी, मतलब द्रव बन जाएगी। ठीक है, तो यही है आपका गलनांक। तो आप समझ गए होंगे इतने ही से कि निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो द्रव जो होता है, ठोस जो पदार्थ होते हैं उसका द्रव में परिवर्तन होना ही आपका क्या है, आपका गलनांक है। तो ये तो हो गया पिघलना, मतलब ठोस रूप में आपका बर्फ है और बर्फ क्या होती है, पिघलती है तो जल बन जाती है, मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर द्रवण को हम आपको समझा दें कि किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिणत होने की क्रिया द्रवण कहलाती है, और जिस ताप पर यह क्रिया होती है वह उसका द्रवणांक कहलाता है। जैसे बर्फ का जल में बदलना, ये किसका उदाहरण है, आपका गलनांक या द्रवण का। ठीक, नेक्स्ट है जैसे जमा हुआ घी होता है तो घी का भी अपनी तरल अवस्था में आ जाना, तो ये कहलाते हैं गलनांक या द्रवणांक। इसको हम अपनी भाषा में पिघलना कहते हैं। तो ये तो हुआ किसका परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, किसका, ठोस का द्रव में परिवर्तन। अब इसका जब हम उल्टा कर देंगे कि कोई वस्तु जैसे द्रव अवस्था में है, मान के चलिए जल, क्या है, जल द्रव अवस्था में है, तो इसको हम द्रव को ठोस में कैसे बदलेंगे, तो यही इसका उल्टा होता है आपका गलनांक का। थोड़ा सा हम यहाँ पर गलनांक पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जैसे दाब का प्रभाव है या अशुद्धियों का प्रभाव। तो सबसे पहले गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, संकुचित का मतलब सिकुड़ते हैं, ऐसे पदार्थ जो जिनको गर्म करते हैं तो वो पिघलने पर क्या हो जाते हैं, संकुचित, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मथ, तथा वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं, मतलब प्रसारित का मतलब होता है फैलना, उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। तो गलनांक या द्रवणांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे पदार्थ जैसे बर्फ, तो ये
संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है। तो इन पर दाब बढ़ाने से इनका गलनांक कम हो जाता है। इसी तरीके से जो पदार्थ गर्म करने पर पिघलते हैं अर्थात प्रसारित होते हैं, तो उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गलनांक पर जो अशुद्धियाँ होती हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने से गलनांक घट जाता है, याद रखेंगे। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती हुई बर्फ में यदि हम थोड़ा सा नमक मिला दें या सोडा मिला दें, तो जो बर्फ़ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री से भी घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। और इस मिश्रण का उपयोग किसके लिए होता है, तो कुल्फ़ी, आइसक्रीम आदि बनाने में होता है। तो ये होता है गलनांक, जिसे द्रवण या द्रवणांक कहते हैं। इसी को हम अपनी भाषा में पिघलना कहते हैं। जैसे बर्फ़ किस अवस्था में है, ठोस में। ठीक है, और जब ये पिघलती है बर्फ तो किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में, अर्थात जल बन जाता है। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका गलनांक। अर्थात किसी निश्चित ताप पर बर्फ का या जो ठोस है उसका जल अर्थात द्रव में बदलना ही आपका गलनांक या द्रवणांक कहलाता है। और आपके गलनांक पर यदि दाब बढ़ाते हैं तो जो पदार्थ संकुचित होते हैं उनका तो गलनांक घट जाता है, और जो प्रसारित होते हैं, जो फैलते हैं, उनका गलनांक बढ़ जाता है। और गलनांक पर अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है। दूसरा है आपका हेमांक। तो आपके गलनांक का उल्टा होता है हेमांक। अब वहाँ हमने क्या पढ़ा, पिघलना। ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे जमना। क्या पढ़ेंगे, जमना। मतलब वहाँ ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा था, मतलब कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव में आ रही थी, और यहाँ क्या होगा, जो आपका पदार्थ होगा वो द्रव से किस अवस्था में जाएगा, आपका ठोस में। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है हिमांक का मतलब होता है जमना, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट इसे कहते हैं। तो निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, और जिस निश्चित ताप पर ये क्रिया होती है वह हिमांक कहलाती है। प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ताप घटने के कारण द्रव का ठोस में परिणत होना ही जमना कहलाता है, और जिस ताप पर क्रिया होती है उसे हिमांक कहा जाता है। जैसे जल, तो जल किस अवस्था में होता है, आपका द्रव अवस्था में। ठीक है, और जब जल को हम जमा देते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ, और बर्फ किस रूप में होता है, ठोस में। तो जल के एग्जाम्पल से ही आप दोनों चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वथनांक। तो क्वथनांक जिसे हम उबलना कहते हैं, और क्वथनांक का ही उल्टा होता है आपका संघनन बिंदु। तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जैसे आपका गलनांक और हेमांक एक दूसरे के बराबर हैं, उसी तरीके से आपका क्वथनांक और जो संगनन बिंदु होता है ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो वहाँ तो ठोस से द्रव और द्रव से ठोस पड़ा। यहाँ क्या होता है कि निश्चित, ये बॉयलिंग पॉइंट होता है, मतलब उबलना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे निश्चित ताप पर जो द्रव पदार्थ है, जैसे जल है, तो जल को जैसे ही हम उबालते हैं तो ये क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। मतलब एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इसको दे देते हैं, वैसे तो ये वाष्प बनता है, लेकिन जब बहुत अधिक इसको टेम्परेचर देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि ये जो जल होता है वो उबलने लगता है, और यही जो होता है वो आपका वाष्पन कहलाता है। और यही जो क्रिया जिस ताप पर होती है वो उसका क्वथनांक होता है। ठीक, अब क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है, और अशुद्धि मिलाने से भी क्वथनांक बढ़ता है। मतलब दोनों चीज़ें यदि हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। अब कुछ पदार्थों का आपको क्वथनांक याद रखना है। जैसे कहते हैं जल कितने डिग्री पर उबलने लगता है, तो 0 डिग्री पर तो जल जम जाता है, मतलब बर्फ़ का रूप ले लेता है। लेकिन जब 100 डिग्री टेम्परेचर करते हैं तो जल उबलने लगता है। तो आपसे पूछेगा कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पारे का होता है 357 डिग्री सेल्सियस, ईथर का 35 डिग्री सेल्सियस, ग्लिसरीन का 290 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, और तारपीन तेल का 155 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वथनांक बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना है। मतलब ये इतना टेम्परेचर है जिस पर ये चीज़ें उबलने लगती हैं। नेक्स्ट है संघनन बिंदु, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। तो निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, मतलब गैस का किस में बदल जाना, आपके द्रव में बदल जाना, तो ये संघनन कहलाता है। और जिस ताप पर क्रिया होती है वो उसका संघनन बिंदु होता है। प्रायः क्वथनांक और संघनन बिंदु समान होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन कौन सी दो चीज़ें समान होती हैं। गलनांक और हेमांक बिंदु समान होते हैं, और आपके क्वथनांक और संघनन बिंदु समान होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी गलनांक क्वथनांक वाली चीज़ें। अब हम देखते हैं बाष्पीकरण क्या कहलाता है, एवापोरेशन। तो द्रव मान के चलिए जल है,
क्या है, द्रव के रूप में क्या है आपका जल है। तो जल की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर, मतलब जो जल है उसका यदि हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर भी इसको देंगे, तो धीरे धीरे जो द्रव होता है, जो जल द्रव के रूप में है, इसका बाष्प बनने लगती है, मतलब बाष्पीकरण होने लगता है। और बाष्पीकरण के लिए द्रव को किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की। और यह ऊष्मा द्रव जो है वो अपने अंदर से ही प्राप्त करता है और द्रव ठंडा हो जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण से आपको समझाएं कि हमारे शरीर में जब भी हमें कभी पसीना आता है और जब वो पसीना सूख जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसमें हमने कोई बाहर से तो ठंडक दी नहीं है, ऑटोमेटिकली अंदर से ही हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसी से हमें ठंडक महसूस होने लगती है, क्योंकि पसीना सूखने पर क्या होता है, बाष्पीकरण, और ये ऊष्मा शरीर से ग्रहण कर लेता है, अतः शरीर ठंडा हो जाता है। तो आपसे कहेगा कि पसीना आने पर शरीर को ठंडक महसूस होती है, किसका उदाहरण है, बाष्पीकरण का। नेक्स्ट, जो कूलर है वो ठंड उत्पन्न करता है, क्यों, किस कारण से, बाष्पीकरण के कारण से। सुराही का पानी ठंडा होता है किस प्रक्रिया के द्वारा, बाष्पीकरण के द्वारा। जैसे आपको अपनी भाषा में समझाएं कि पदार्थ के अणु कैसे रहते हैं, हमेशा ही गतिशील रहते हैं और इनमें आकर्षण बल भी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब जब अणु के वेग जो है, अणु जो गतिशील है उसमें वेग उत्पन्न होने से जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाता है वेग के बल से, तो अणु का पदार्थ से निकलकर हवा में मिल जाना ही बाष्पीकरण कहलाता है। सीधी सी बात है कि कोई चीज़, जैसे हमने इसको थोड़ा सा यदि हीट दे दें हम 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो भी आपका द्रव पदार्थ होगा वो बाष्प बनकर उड़ने लगता है और यही क्रिया आपकी बाष्पीकरण कहलाती है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कहेगा कि जो समुद्र से नमक का बनना, समुद्र में जो नमक बनता है वो किस प्रक्रिया पर आधारित है, तो बाष्पीकरण पर। कपड़ों का धूप में सूखना या कपड़ों का पंखे की हवा में सूखना किसका उदाहरण है, तो बाष्पीकरण का। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब जो आपका बाष्पीकरण है इस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, जैसे द्रव का तापमान, जब भी तापमान अधिक होता है तो बाष्पीकरण की दर भी अधिक होती है। मतलब जितना ज़्यादा हम हीट देंगे या टेम्परेचर देंगे तो उसका जो बाष्पीकरण है वो अधिक होगा, ठीक है। द्रव का पृष्ठतल, पृष्ठतल जितना अधिक होता है, पृष्ठतल का मतलब है कि जैसे हमने कह दिया ये एक कुआं है और ये एक तालाब है, तो अब आप बताइए कि इसका जो पृष्ठतल है ये कम है, लेकिन तालाब का पृष्ठतल कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो किसका बाष्पीकरण अधिक होगा, तालाब के जल का, ठीक है। किसके जल की अपेक्षा, कुएं की, क्योंकि पृष्ठतल आपका जो है जितना अधिक होता है उसका जो है बाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका हवा की शुष्कता, इसका मतलब है कि द्रव जो है उसके ऊपर बहने वाली हवा जितनी शुष्क, शुष्क का मतलब होता है जितनी ही कम रहेगी, शुष्क का मतलब है जितनी ही मतलब शुष्कता रहेगी तो बाष्पीकरण उतना अधिक होगा। जैसे हमने छत पर कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, ठीक है। अब जो हवा है वो बहुत ज़्यादा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और यदि हवा चल ही नहीं रही है, उसमें नमी है, तो कपड़े नहीं सूखते हैं। तो जितनी अधिक शुष्कता होगी बाष्पीकरण उतना अधिक होगा। नेक्स्ट, हवा का वेग, तो जितने वेग से हवा बहेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, और कम वेग से चलेगी हवा तो कपड़े देर में सूखेंगे। तो ये होता है आपका जो हवा का वेग, हवा की शुष्कता, द्रव का पृष्ठतल, द्रव का तापमान, इनका प्रभाव पड़ता है आपके किस पर, आपके क्या बोलते हैं इसको, बाष्पीकरण पर, ठीक। अब देखते हैं हमारा ऊर्ध्वपातन, ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहते हैं। तो जब भी हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो ऑब्वियसली किस में बदलना चाहिए, ठोस को बदलना चाहिए द्रव में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है ऊर्ध्वपातन में कि कोई भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही किस रूप में पहुंच जाता है, गैस में। तो यही कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। ऐसे इसके कई एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम ही पढ़ लें। सामान्यतया ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, होना भी चाहिए, उसके पश्चात गैस अवस्था में। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं तो वो द्रव में आने से पहले ही वाष्प में बदल जाते हैं सीधे, तो उनको जब उनकी वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ये फिर से ठोस में पहुंच जाते हैं, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, तो कपूर क्या होता है, ठोस रूप में होता है, और जैसे ही हम इसको जलाते हैं तो इसको द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन ये द्रव में पिघलता नहीं, सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आयोडीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। अमोनियम क्लोराइड, आपसे कहेगा 4 ऑप्शन देगा और कहेगा बताइए कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है।
बेंजोइक अम्ल, नैप्थलीन, एंथ्रासीन आदि पदार्थ इसके माध्यम से शुद्ध किए जाते हैं। तो ऊर्ध्वपातन समझ गए, मतलब कई ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, वो आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं और ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं आपके पृथक्करण की विधियाँ। ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ, और एक होती है केवल ठोस पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ, और एक होती हैं द्रव पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ। तो यहाँ पर हम जो दोनों हैं ठोस और द्रव के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो सबसे पहली विधि होती है अवसादन विधि। इसके आपको इंग्लिश नाम याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में कुछ भी दे करके पूछ लेता है। तो अवसादन को ही तल गठन कहते हैं, सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो इस विधि में ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। तो ठोस और द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं, और मिश्रण जब स्थिर रहता है तो जो ठोस के घटक होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और द्रव के घटक ऊपर आ जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है गेहूँ। गेहूँ में मान के चलिए कोई अशुद्धि मिली हुई है, मान के चलिए मिट्टी, तो इसको जब हम अपसादित करेंगे तो पानी में इसको क्या करेंगे, धोएंगे, ठीक है। तो गेहूँ जो होता है वो तली में बैठ जाता है और जो अशुद्धि होती है वो ऊपर तैरने लगती है। तो यही कहलाता है आपका अवसादन या तलघटन। नेक्स्ट है निस्तारण या निथारना, या इसी को कहते हैं उछाना, डिकेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो हमने मिश्रण को अवसादित किया है, इसको यदि हम हिलाएं नहीं और दूसरे बर्तन में डाल दें तो वो निस्तारण कहलाता, बिना हिलाए, क्योंकि ठोस पदार्थ नीचे बैठ चुके हैं। अब जो अशुद्धि होगी वो हम ऊपर से निकाल देंगे, ठीक है, यही कहलाता है आपका निस्तारण। नेक्स्ट है निस्यंदन या छानना, जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस विधि में हमने जो निस्तारण कर लिया है मिश्रण को, उसको हम छलनी से छान कर अलग कर देते हैं। जैसे चाय में से चाय पत्ती को अलग कर देना, जूस में से रेशों को, पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस कणों को छान लेना ही निस्यंदन का मतलब ही होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूग। इस विधि में ठोस एवं द्रव के मिश्रण को बहुत तेज घुमाते हैं, और इस विधि से जो दूध होता है उसमें से क्रीम, जैसे दही में से मक्खन को अलग करना, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना किस विधि पर आधारित है, तो वो अपकेंद्रण पर आधारित होता है, ठीक। नेक्स्ट है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण को एवापोरेशन कहते हैं, ये हमने देख लिया है। इस विधि में ठोस और द्रव के मिश्रण को गर्म करते हैं, जिससे जो द्रव होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और केवल ठोस पदार्थ ही शेष रह जाते हैं। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करना है या नमक निकाला जाता है, वो किस विधि पर आधारित है, तो बाष्पीकरण पर, ठीक। नेक्स्ट है द्रव शोधन या आसवन, जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। इस विधि के द्वारा ठोस और द्रव के मिश्रण को गर्म किया जाता है। इस विधि में एक ऐसे उपकरण का प्रयोग होता है जिससे द्रव भाप बनकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। ठोस उसी पदार्थ में जमा रह जाता है। जैसे समुद्र जल से नमक और शुद्ध जल प्राप्त करने की यह सबसे अच्छी विधि होती है, ठीक है। तो ये द्रव शोधन विधि होती है। जैसे समुद्र का जल खारा होता है तो उस खारे जल में से नमक को अलग कर देते हैं और शुद्ध जल को अलग कर लेते हैं। तो ये किस विधि पर आधारित है, आपके आसवन या द्रव शोधन विधि पर आधारित है। तो ये तो हुई ठोस और द्रव अवयवों को अलग करने की विधियाँ। अब केवल ठोस अवयवों को अलग करने की विधियाँ हैं कौन कौन सी, तो वो है हस्तचयन, सेपरेशन बाय हैंड। मतलब हस्तचयन का मतलब होता हाथ से अशुद्धियों को चुन करके बाहर निकाल देना। तो इस विधि में दाल चावल आदि को साफ किया, जैसे दाल में कुछ मिट्टी के कण हैं या चावल में कुछ मिट्टी के कण हैं, तो उसको हम हाथ से निकाल करके अलग कर देते हैं और चावल को अलग कर लेते हैं। ये हस्तचयन कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी थ्रेशिंग या गाहना, जिसे कहते हैं थ्रेसिंग। इस विधि के द्वारा अनाज के कणों को उनकी डंडियों, ये याद रखेंगे आप, अनाज के जो कण होते हैं खेतों में, तो जो डंडियों में आपकी बलियां टाइप की लगी होती हैं, तो उन डंडियों से अनाज के दानों को अलग करना ही क्या कहलाता है, आपका थ्रेसिंग। इसी को गाहना कहते हैं। तो इसमें जो है थ्रेसर हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निष्पावन या पछाड़ना, इसी को उड़ाना कहते हैं। इस विधि से हल्के और भारी ठोस के अवयवों को पृथक करते हैं। हवा का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है, उड़ा देते हैं जैसे हम, ठीक है, हवा में। तो अनाज के कण जो ठोस होते हैं वो बैठ जाते हैं और जो भूसे टाइप के कण होते हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये निष्पावन होता है। नेक्स्ट है चालन, सिपरेशन। चालन का मतलब है कि जो छोटे और बारीक तथा मोटे अवयवों को इससे पृथक करते हैं। चलनी का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे आटे से चॉपर को अलग करना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, चालन का। रेत में से कंकड़ पत्थर को हटाना है तो चाल लेंगे, ठीक है, तो ये चालन होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण।
मैग्नेटिक सिपरेशन। इस विधि में चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि के मिश्रण में एक घटक जो धातु होते हैं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये चुंबकीय पृथक्करण होता है। अब देखते हैं द्रव एवं द्रव अवयवों के मिश्रण की पृथक्करण विधियां। तो पृथक कीप, सेपरेशन बाय कीप। इस विधि के द्वारा जो दो आघुलनशील द्रव हैं, आघुलनशील का मतलब जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, जैसे हम तेल कह दें और जल कह दें। तो जब जल और तेल को हम मिलाते हैं तो जो जल होता है, जो तेल होता है वो जल की ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। तो इनको अलग करते हैं किस विधि से? पृथक कीप से। इस प्रक्रिया में तेल हल्का होने से ऊपर रह जाता है और पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शन डिल्टेशन क्या कहलाता है? तो इस विधि के द्वारा घुलनशील द्रवों को अलग करते हैं जो एक दूसरे में घुल जाते हैं। इस प्रकार की विधि पदार्थों के क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, ठीक है, पर आधारित होती है। तो आपसे पूछेगा कि वह विधि कौन सी है जो क्वथनांक बिंदु पर आधारित है? तो प्रभाजी आसवन। इस प्रकार के मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले जो द्रव हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इस विधि के द्वारा तेल से मोम को अलग कर देते हैं। स्नेह, ग्रीस, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि का प्रभाजी आसवन किया जाता है। नेक्स्ट होता है आपकी जो विधि फटकना। तो इससे भूसे वगैरह को दानों से अलग करना और बीनना मतलब हाथ से चुन करके दानों को अलग करना। तो इतनी जो विधियां हैं आपके पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इस पर क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपकी डेली क्लासें अपलोड की जाती हैं, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहें, क्योंकि डेली क्लासें ये आपकी हो रही हैं। आपका प्रैक्टिस सेट भी मापन वाला डेली अपलोड कर देते हैं। आपकी CDP की क्लास भी आपकी स्टार्ट है। अब यहाँ पर आपके कुछ सब्जेक्ट छूट रहे हैं, जैसे आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी के बाद आपका इंग्लिश है, आपका GK है, GK का भी कुछ पोर्शन आना है आपका। तो यदि टाइम मिलता है तो वो भी हम कवर करेंगे, 1-2 वीडियो अपलोड कर देंगे सप्ताह में, तो आपके ये भी कुछ कवर हो जाएंगे। हिंदी में आपको बेसिकली ग्रामर पर जोर देना है, जैसे आपके तत्सम तद्भव हैं, संधि है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, मतलब पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका अन्य सब्जेक्ट जैसे करंट अफेयर्स भी है, तो वो भी आपको मतलब वो तो बहुत मतलब ये पता नहीं होता कि कब का पूछेंगे, 19 का पूछेंगे, 20 का या 21 का। तो थोड़ा सा आपको देखते रहना है सारी चीज़ों को। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।